हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। इससे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो शिक्षक अभी हैं उनको भी, और जो शिक्षक आगे बनने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप जिस फील्ड में जाने वाले हैं वो है शिक्षक का फील्ड, और शिक्षक आज के दिन के लिए ही जाने जाते हैं, है ना। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शिक्षक बनना सफल हो, यही हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, तो आज की करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए जी, आज है मार्केटिंग का 26 लेक्चर, है ना, और 26वां लेक्चर आज कंप्लीट कर देंगे हम मार्केटिंग, जिसके बाद हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो आपको शुरू सर लेंगे, और उसके बाद फिर फाइनेंस की शुरुआत होगी। तो आज क्या करने वाले हैं, चलिए मार्केटिंग में पढ़ने वाले लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। चलते हैं क्लास में। जी सर, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको ये पीडीएफ मिल जाता है। प्लस इसके साथ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये लीजिए लेक्चर नंबर 26 मार्केटिंग मैनेजमेंट का। क्या पढ़ने वाले हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की चर्चा करने वाले हैं आज हम। तो सर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों जरूरत है भाई, लॉजिस्टिक क्यों करते हैं, और क्या इसका मैनेजमेंट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि लॉजिस्टिक कहता क्या है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली अगर मैं इसको बहुत आम भाषा में बताऊं तो जहां पे भी कोई प्रोडक्ट बनता है वहां से कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला यानी कस्टमर तक का जो प्रोसेस होता है पहुंचाने का, वो सारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये पेन बना, अब इस जो पेन बना वहां से दुकान से जाने तक और दुकान से फिर कस्टमर तक पहुंचने तक का जो प्रोसेस है, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती होगी, उसके लिए इंप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती होगी। पड़ता होगा ना, प्लान करने से तो नहीं होता, इंप्लीमेंट करना होगा, और उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कंट्रोल करने की भी जरूरत पड़ती होगी। तो जब ये सारा चीज मिलता है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, कहां से सर, आपके प्रोडक्शन से, जहां प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स वहां से, तो वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहलाता है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। क्या है, लॉजिस्टिक मैनेजमेट इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस। क्या है, सप्लाई चेन प्रोसेस का पार्ट है, जो क्या करता है, दैट प्लान्स, इंप्लीमेंट्स एंड कंट्रोल द एफिशिएंट effective flow and storage of goods, services and related information from point of origin to the point of consumption to meet the customer requirements। देख लो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहने का मतलब जहां से प्रोडक्ट बन रहा है ना, वही तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हुआ जी। और बोला पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जहां पे वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन होगा, तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के लिए, तो भाई साहब वही यही बात हुई कि इंप्लीमेंटेशन से पहले प्लान, प्लान से फिर इंप्लीमेंटेशन, और इंप्लीमेंटेशन से कंट्रोल। ये तीनों प्रोसेस तब होगा जब आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स को सप्लाई करने की बात करेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब देखिए, कह रहा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज फॉलो। क्या है, देखिए किसके द्वारा बोला गया, काउंसिल ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया कि लॉजिस्टिक कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस दैट प्लान्स, इंप्लीमेंट्स एंड कंट्रोल द एफिशिएंट। फिर से ध्यान सुनिएगा, सप्लाई चेन प्रोसेस का वो पार्ट जो प्लान करता है, इंप्लीमेंट करता है, कंट्रोल करता है द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखो, इफेक्टिव फ्लो ऑफ किसके का, गुड्स का, सर्विस भी हो सकता है, या उससे कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जो कहां से जाती है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब जहां से वो चीज बन रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, दैट इज कस्टमर। बात समझ में आ गई जी सर। तो ये आपका डेफिनेशन था लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। कह रहा है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट is an all-inclusive term that encompasses both planning and execution of four key aspects of logistics। देखो बेसिकली क्या बोला, बड़ा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक क्या है, इंक्लूसिव टर्म है, जहां पे आप प्लानिंग तो करते ही हैं, उसके साथ एग्जीक्यूशन भी करते हैं। जो चार टर्म है, किस किस चार टर्म का, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कहां करना है, वेयर हाउसिंग, फिनिश्ड गुड्स को रखना कहां है, और परचेजिंग। ये चार चीज का आप ध्यान देते हैं। फंक्शंस में हम इन सारे की डिटेल में चर्चा करेंगे। कह रहा है अनदर pertinent factor that logistic management considered is the flow of goods
इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर। तो ये तो इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात हुई, जिसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिस्टिक एक्टिविटीज। क्या क्या है? दो तरीके की एक्टिविटीज हैं, एक है इनबाउंड लॉजिस्टिक, एक है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब देखो गुड्स कैसे जाता है, कैसे कस्टमर तक पहुंचता है। तो सर सबसे पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है उसको, मैन्युफैक्चरर से एक प्रोसेस होता है जो जाता है होलसेलर तक, है ना, और फिर होलसेलर से एक प्रोसेस होता है जो जाता है फिर कहां, कस्टमर तक। तो जो आपका फर्स्ट इनबाउंड लॉजिस्टिक जो होता है मैनेजमेंट के अंदर वाला जो पार्ट, और जो मैनेजमेंट के बाहर जाके जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आइए देखिए कह रहा है लॉजिस्टिक्स और लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में बनाया गया है। क्या क्या? पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक which is concerned with the smooth and cost effective inflow of materials and other inputs। तो क्या बोला, क्यों किया जाता है? ताकि वो स्मूथली चल सके, कॉस्ट इफेक्टिव इनफ्लो हो सके, किसका, मटेरियल का और अदर इनपुट्स का। तो मटेरियल कहां जरूरत पड़ती है? जब कोई प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं, रॉ मटेरियल तो वहीं जब लगती है ना, बन जाने के बाद तो वो तो फिनिश्ड गुड्स हो गया जी। तो वही कह रहा है, देखो लिखा हुआ भी है, दैट आर नीडेड इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहां जरूरत है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, फ्रॉम सप्लायर्स टू दी प्लांट। अब देखो सप्लायर मतलब, अब इसको ऐसे समझो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि हम कुछ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो भाई हमको रॉ मटेरियल भी तो लेना होगा। तो जो रॉ मटेरियल किससे लेंगे? सप्लायर से। तो जो रॉ मटेरियल लेंगे और सप्लायर से हम अपने प्लांट तक, दैट इज कॉल्ड क्या, इनबाउंड लॉजिस्टिक। और जो प्लांट से बना देने के बाद जो हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आइए क्या कह रहा है नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इनबाउंड लॉजिस्टिक द मैनेजमेंट हैज टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस इंटरफेस विद द सप्लायर्स एंड वेंडर्स। तो क्या बोल रहा है कि प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक का हमें मैनेजमेंट के साथ मेंटेन करना होगा कंटिन्यू इंटरफेस, उसके साथ किसके साथ, वेंडर्स के साथ और सप्लायर्स के साथ, दोनों एक ही चीज है। दूसरा देखिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात कर रहा है। आइए कह रहा है ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक को ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा गया जी। तो कह रहा है इज कंसर्न्ड विद द फ्लो और फिनिश्ड गुड्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म टू दी कस्टमर। मैंने बोला ना कि जब फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर होके बन के आ गया, उसके बाद कस्टमर तक ले जाने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक कहलाता है। कह रहा फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ आउटबाउंड लॉजिस्टिक द मैनेजमेंट हैज टू मेंटेन अ कंटीन्यूअस इंटरफेस विद द ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोल रहा भाई साहब वहां तक के लिए आपको वेंडर और सप्लायर से देखना पड़ेगा इनबाउंड के लिए, लेकिन आउटबाउंड की अगर बात करें तो आपको फिर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखना पड़ेगा और जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है ना उनसे बात करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई जी सर। आइए अब आपको एक चार्ट के थ्रू क्लियरली समझ में आएगा। देखिए जहां सोर्सेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, प्लांट तक लाने का जो चीज है वो क्या कहला गया, इनबाउंड, और जो प्लांट से फिर कस्टमर तक जो पहुंचाने का है वो क्या गया, आउटबाउंड। और इन दोनों को मिला के लॉजिस्टिक बन गया। क्या बन गया, लॉजिस्टिक बन गया। बात समझ में आ गई जी सर। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, अब है सिग्निफिकेंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्यों भाई साहब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना क्यों है ना। तो आइए सबसे पहला है कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो बात ऐसा है कि अगर आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सही तरीके से कर लोगे ना, है ना, सप्लाई टाइम पर आ जाएगा, है ना, आपका रॉ मटेरियल सही तरीके से पहुंच जाएगा, डिलीवरी में देरी नहीं होगी, तो फिर क्या ना आपका कॉस्ट रिडक्शन होगा। तो फिर कॉस्ट रिडक्शन होगा, किसी भी चीज का कॉस्ट बचेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो वही उसकी बात कर रहा है। देखिए कह रहा है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइमरीली ड्यू टू इंप्रूव्ड मटेरियल हैंडलिंग। इंप्रूव्ड मटेरियल हैंडलिंग मतलब जो इंप्रूवमेंट, मटेरियल हैंडलिंग मतलब अब भाई साहब जो रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं उसके साथ कि भैया जब रॉ मटेरियल मांगा मेरे पास पहुंच गया। अब सोचो अगर रॉ मटेरियल आप मांगो और आपको 2 दिन बाद मिले तो भाई 2 दिन का तो कॉस्ट लग जाएगा, सारा फिक्स कॉस्ट तो जो पक्का है वो तो जाएगा ही जी सर, तो वो आपके कॉस्ट में तो ऐड होगा। तो अगर वो टाइम पर इंप्रूव मटेरियल हैंडलिंग रहे तो भाई साहब आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कह रहा सेफ स्पीडी एंड इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन, इजिली हो जाए। मान लो ट्रांसपोर्ट में 2 दिन गाड़ी कहीं जाम में फंस गया, कॉस्ट बढ़ गया तुम्हारा,
उसका कुछ नहीं, तुम्हारा तो कॉस्ट बढ़ गया जी। तो वो सेफ और स्पीडी बोल रहा है, और इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन अगर हो जाए तो भी हमारा कॉस्ट रिडक्शन होगा। और ऑप्टिमम नंबर एंड कन्वीनियंट लोकेशन ऑफ वेयर हाउसेस, देखो यार ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप वेयर हाउसेस आपके पास है ना, तो वो कन्वीनियंट लोकेशन पे अगर नहीं होगा ना तो बड़ा दिक्कत होता है ना। जैसे माल पहुंचाने गया, पता चला छोटी सी रोड ही है, ट्रक जा ही नहीं रहा है, तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो उससे क्या बढ़ेगा, आपका कॉस्ट इंप्रूव होगा, ज्यादा होगा, इससे दिक्कत आएगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसीलिए इसकी भी जरूरत पड़ती है। दूसरा कह रहा है एफिशिएंट फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, ये बात भी बहुत जरूरी है कि फ्लो होना जरूरी है। अगर आप इनबाउंड लॉजिस्टिक में किसी तरह की दिक्कत करते हो तो उससे प्रोडक्ट बनने में दिक्कत होगा और प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, दिक्कत तो आएगी। कह रहा है देखो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हेल्प्स इन द एफिशिएंट फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग operations due to on-time delivery of materials, proper utilization of materials, semi-finished goods in the production process and so on। तो बोल रहा भाई साहब अगर आप सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एफिशिएंट फ्लो रखें किसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का, सही टाइम पे आप मटेरियल का डिलीवरी करवाएं, फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लें मटेरियल्स का, है ना, सेमी फिनिश्ड गुड को रेडी रखें। तीसरा है कॉम्पिटिटिव एज, भैया कंपटीशन को ध्यान में रखना होगा। अगर आप लेट करेंगे आपका कंपटीशन प्रोडक्ट बना के दे देगा, फिर आपका प्रोडक्ट रह जाएगा और दूसरे का बिक जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो सर्फ एक्सेल वाली कंपनी है, ठीक है, उसका किसी तरह से रॉ मटेरियल रह गया, वो किसी बहुत बड़े मान लो मॉल में डिलीवरी करता है और वो एक ट्रक माल भेज देता है। अब किसी वजह से उसका माल फंस के रह गया, ठीक है, वहां पे सर्फ तो बिकेगा ही, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। तो सर्फ अगर बिकेगा तो किसका, दूसरा वाला बिक जाएगा, कुछ और ले लेगा, लोग मॉल जा रहे हैं तो लेंगे, दूसरी कंपनी का ले लेंगे, तो तुम्हारा क्या हो गया, दिक्कत हो गया। तो इसीलिए इसका भी एक काम क्या है, कॉम्पिटिटिव एज रखना, कि भैया आपका अगर समय पर सही तरीके से माल पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, कह रहा लॉजिस्टिक प्रोवाइड मेंटेन एंड शार्पन द कॉम्पिटिटिव एज ऑन एन एंटरप्राइज बाय इंक्रीजिंग सेल्स थ्रू प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर सर्विस। तो बिल्कुल सही है, अगर सही कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे सेल्स आपका बढ़ेगा ही, है ना। अरेंजिंग फॉर रैपिड एंड रिलायबल डिलीवरी, देख लो अभी बात कर रहे थे हम कि अगर डिलीवरी सही टाइम पर नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और अगर डिलीवरी सही टाइम पर हो गया तो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा जी। तीसरा है अवॉइडिंग एरर्स इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सो ऑन। अब बोल रहा है ऑर्डर प्रोसेसिंग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग में दिक्कत हुआ, मान लो कि भाई साहब आपने ऑर्डर दिया और मिला 2 दिन बाद, तो फिर आपकी डिलीवरी में दिक्कत होगी और कंपटीशन बना रह जाएगा आपका, आप चले जाओगे मार्केट से, कोई और आपको लेके चला जाएगा जो आपसे बेस्ट है। तो फिर चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन मतलब किसी से भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में हो गया, तो आपकी कम्युनिकेट करने का तरीका आपका सही नहीं है, या फिर आप नहीं अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, आपका प्रोडक्ट सही टाइम पर नहीं पहुंचेगा। कह रहा है एन एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए मस्ट फॉर साउंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, बहुत जरूरी है ना। कह रहा है एज सच लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर कंटिन्यूअस इंटरफेस एंड विद सप्लायर्स एंड द रैपिड रिस्पांस टू द कस्टमर इंक्वायरीज। तो बोल रहा भाई साहब देखो प्रोडक्ट बेच रहे हो, बेच रहे हैं सर, उसके बाद सप्लायर को दे रहे हो, दे रहे हैं सर, सप्लायर से कस्टमर पास जा रहा है सर, तो वहां से जो फीडबैक आ रहा है वो भी तो आपके पास आ रहा है, तो उसको भी लेते रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसका एक पर्पस क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम रखना। उसके बाद साउंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। साउंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको अवेलेबल रखना। कह रहा साउंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। A major headache of production management, financial management is how to ensure sound inventory management, which headache is cured by logistic management। मिला जुला के ये बोल रहा है भाई साहब सामान रखो, है ना, अगर जब जरूरत पड़े तब दो। ऐसे नहीं है कि आज बोल दिया कल बोला तो बोला है ही नहीं, सामान खत्म हो गया, तो वैसे आपकी दिक्कत आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना जी सर, 1 मिनट रुकेगा। चलिए जी, अब क्या है, इसके बाद है जी फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक। क्या काम है लॉजिस्टिक का, है ना, लॉजिस्टिक का क्या काम है। आइए, कह रहा है लॉजिस्टिक इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लाई चेन ऑफ ए कंपनी। ये बात बिल्कुल सही है, गुड्स और सर्विसेज कोई तो हम इधर उधर करते हैं ना जी। जो कह रहा है हाउएवर दिस प्रोसेस कंसिस्ट वेरियस फंक्शंस दैट हैव टू बी प्रॉपर्ली मैनेज्ड
टू ब्रिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टू दी सप्लाई चेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा भाई साहब इस प्रॉपर फंक्शंस को चलाने के लिए भाई साहब बहुत सारा चीज को मैनेज करना पड़ता है ताकि वो इफेक्टिव तरीके से, इफिशिएंट तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम कर जाए। तो सबसे पहले मैनेजमेंट करने का मतलब फंक्शन करने का जो काम है वो क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, है ना, कि कस्टमर का ऑर्डर आपको आ रहा है तो आप उसके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, सही टाइम पर पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो सारा चीज। आइए देखिए कह रहा ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर ऑर्डर और वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है कस्टमर का ऑर्डर। क्यों जरूरी भाई, कह रहा ऑर्डर प्रोसेसिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज फॉर रिसीविंग, हैंडलिंग, फाइलिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्डर्स। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें, ये सारा चीज कि रिसीव करना, हैंडल करना, फाइल करना, रिकॉर्ड करना, ये सारा चीज आ जाता है। हियर इन द मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट द ऑर्डर प्रोसेसिंग इज एक्यूरेट, रिलायबल एंड फास्ट। तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई जो ऑर्डर का प्रोसेस है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बोले 3 दिन बाद ऑर्डर पहुंच रहा है, ठीक है, तब तो दिक्कत आ ही जाएगी। Further, the management has to minimize the time between receipt of orders and date of dispatch of the consignment to ensure a speedy processing of the order। तो इसलिए बोल रहा है कि मैनेजमेंट को मिनिमाइज करना चाहिए कि टाइम तो किसके बीच में, जो ऑर्डर मिला है रिसीव, मतलब जब जो ऑर्डर आपने रिसीव किया है और जो डिस्पैच कर रहे हैं, उन दोनों का जितना शॉर्ट होना, ऑर्डर मिला जितना जल्दी से जल्दी हो जाके पहुंचा दो गुड्स, है ना, तभी तो आप सही तरीके से काम कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है जी। कह रहा है डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर कैन बिकम सीरियस ग्राउंड फॉर कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन व्हिच मस्ट बी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। तो ये तो बात मैंने आपको एग्जांपल में बता ही दिया कि मॉल वाला में, कि अगर समय पर सामान नहीं पहुंचेगा तो लोग दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे, फिर आपके प्रोडक्ट से डिससैटिस्फैक्शन हो जाएंगे, ये सामान ही नहीं रहता है, दे ही नहीं पाता है ना। तो इसीलिए इसका एक काम क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो बहुत जरूरी है, इसको टाइम पे करना। दूसरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट रखना, ठीक है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब वही स्टॉक मेंटेन करके रखना। कह रहा था बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड इन इन्वेंटरीज एंड एट द सेम टाइम टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल टू मैच प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड टू प्रोवाइड टाइमली सप्लाई गुड्स मीट कस्टमर डिमांड। ये भी बड़ा सही बात बोला कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक करके मत रखना। वर्किंग कैपिटल तो फ्लो के लिए होता है ना, कि भैया आया, सेल किया, कैश बढ़ा, ये वो तो वर्किंग कैपिटल का एक सर्कल होता है ना, उस सर्कल को मेंटेन करना। अगर आप वर्किंग कैपिटल के सर्कल को मेंटेन नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, कस्टमर डिमांड नहीं करेगा, और डिमांड नहीं करेगा तो आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं। तो यानी कि अगर आपका ये नहीं हो रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है भाई प्रोडक्ट चल क्यों नहीं रहा है। चलिए उसके बाद है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग भी आपको बना के रखना होगा, कहाँ पे वेयर हाउसिंग होना चाहिए, किस लोकेशन में, नंबर क्या, कितना होना चाहिए, वो सारा आपको ध्यान में रखना होगा। कह रहा है वेयर हाउसिंग इज द स्टोरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। तो वेयर हाउसिंग किसको बोलते हैं, जहां पे आपका गुड्स बना हुआ रहता है स्टॉक में, है ना, उसी को बोलते हैं। कह रहा है प्लेज अ वाइटल रोल इन द लॉजिस्टिक ऑपरेशन ऑफ अ फर्म। एक फर्म का और लॉजिस्टिक ऑपरेशन के लिए क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन द एप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन वेयर हाउसिंग। क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस तब डिपेंड करता है जब वो एप्रोप्रिएट डिसीजन लेता है वेयर हाउस पर। कह रहा है इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, आज के संदर्भ में वेयर हाउसिंग इज ट्रीटेड एज ए स्विचिंग फैसिलिटी रादर देन ए स्टोरेज ऑफ इम्प्रॉपर वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट। तो वेयर हाउस को कैसे ट्रीट किया जाता है, स्विचिंग फैसिलिटी, भैया आज यहाँ है, कल वहां होगा, परसों वहां होगा, इस तरह से। वेयर हाउसिंग इज द की डिसीजन एरिया इन लॉजिस्टिक्स। द मेजर डिसीजंस इन द वेयर हाउसिंग आर, क्या क्या होता है भाई, लोकेशन कहाँ होगा वेयर हाउसिंग का, नंबर ऑफ वेयर हाउसेस कितने होंगे, साइज ऑफ वेयर हाउसेस क्या होगा, वेयर हाउस लेआउट डिजाइन क्या होगा बिल्डिंग का, ओनरशिप ऑफ वेयर हाउसेस कौन होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ना गुड स्टोर होते हैं, है ना, और गुड स्टोर के फिर डिलीवर होते जाते हैं छोटे छोटे अलग अलग जगह पे, तो वेयर हाउस को बोला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा, भैया गुड्स डिलीवर नहीं कर पाओगे, गुड डिलीवर नहीं कर पाओगे, कस्टमर खरीदेगा नहीं, तुम बिको, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और फिर तुम हो जाओगे ठंडन गोपाल, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए इसका फंक्शन भी है। कह रहा है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लायर टू दी बायर, किससे, सप्लायर से बायर के लिए। ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक। तो भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन सबसे फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पहुंचेगा नहीं गुड्स तो बिकेगा कैसे।
है ना। सो व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड, जब ऑर्डर प्लेस्ड होता है, द ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट कंप्लीटेड टिल द गुड्स आर फिजिकली मूव टू द कस्टमर प्लेस। तो वही बोल रहा है ना कि भैया ऑर्डर प्लेस हुआ और ट्रांजैक्शन कंप्लीट, तब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा जब तक गुड्स कस्टमर तक पहुंच ना जाए। द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स इज थ्रू वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, अलग अलग मोड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। इन लॉजिस्टिक कॉस्ट इट्स शेयर वेरीज 65 to 70% इन द केस ऑफ मास कंज्यूम्ड। तो बोल रहा है जब मास कंजम्पशन हो तो वेरी करता है 65 से 70% के बीच में। वेरी लो यूनिट पर प्राइस प्रोडक्ट्स फॉर्म चूज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री और रीजन। तो वो तो बात सही है कि भैया जैसा तुम्हारा गुड्स वैसी तुम्हारी डिलीवरी। अगर तुम मान लो छोटा मोटा चीज है, ठीक है, ये जल्दी पहुंचाना है, हवाई जहाज से भेज दो। कि अगर तुम्हें 3-4 दिन लगते हैं, ट्रक से भेज दो। 5 दिन लगते हैं, ट्रेन से भेज दो। अब देखो, जब भी अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन को कंसीडर करना होगा कोई पर्टिकुलर मूड को, तो कॉस्ट भी कंसीडर करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं किसी चीज की अर्जेंसी पड़ गई किसी रिटेलर को और आपको गुड्स भेजना है, तो फिर क्या करोगे आप, फास्टेस्ट जो मोड होगा उसके थ्रू आप गुड्स भेजोगे। और जब उस तरह से गुड्स भेजोगे तो भाई कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ जाएगा, आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा तो दिक्कत यहां आ जाएगी। तो वही कह रहा है कि कॉस्ट is the most important consideration in selection of a particular mode of transport। तो कॉस्ट क्या है, मोस्ट कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेबल है, विचार करने योग्य है कि भैया आप जब ट्रांसपोर्टेशन का मोड चुनते हैं तो कौन सा मोड के थ्रू हम भेजें। However, sometimes urgency of the good at the customer and overrides the cost of consideration and the goods are sent through the fastest mode which is an expensive alternative। तो बोल रहा है एक की अर्जेंसी में कोई गुड्स का जरूरत पड़ गया, भैया आपको किससे भेजना पड़ेगा, किसी फास्टेस्ट मोड से भेजना पड़ेगा जो क्या है, एक्सपेंसिव होता है ना। दूसरा है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। अब देखिए जी, मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम कहने का मतलब है कि जो मटेरियल को हम लोग रखते हैं ना, वो कैसे रखते हैं, है ना, कि भाई रॉ मटेरियल आ रहा है उसको कितना जल्दी हम लोग स्टॉक से बाहर निकाल दें, सेल्स कर दें, वो सारा चीज कितना जल्दी प्रोसेस कर दें, वो सारा मटेरियल हैंडलिंग में आ जाएगा। देखिए कह रहा है द स्पीड ऑफ द इन्वेंट्री मूवमेंट अक्रॉस द सप्लाई चेन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल हैंडलिंग मेथड्स। तो बोल रहा है कि कैसा इन्वेंट्री का मूवमेंट कैसा होगा, उसकी स्पीड कैसी होगी, वो डिपेंड किस पे करता है, सर मटेरियल हैंडलिंग पे। कह रहा है एन इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग विल ऐड टू द प्रोडक्ट डैमेज एंड डिले इन द डिलीवरी एंड इंसिडेंटल ओवरहेड्स। तो बोल रहा है कि भैया सीधा सीधी बात समझ लो, अगर मटेरियल हैंडलिंग में दिक्कत हुई तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, प्रोडक्ट में डैमेज आ जाएंगे, है ना, डैमेज आएगा, डिले होगा डिलीवरी में डिले होगा तो फिर इंसिडेंटल ओवरहेड आ जाएंगे, मतलब ऊपरी व्यय जिसको बोलते हैं ना। कह रहा है मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन इन मटेरियल हैंडलिंग एनहांस द लॉजिस्टिक सिस्टम प्रोडक्टिविटी। देखो बोल रहा है कि मटेरियल हैंडलिंग की वजह से एनहांस क्या हो जाता है, लॉजिस्टिक सिस्टम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है कि भैया अगर सब कुछ सिस्टम से सही तरीके से चलेगा तो कहीं कोई तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम क्या होगा, अधिक प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, मतलब प्रोडक्टिव हो जाएगा। एग्जैक्टली कह रहा है अदर कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ ए मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आर द वॉल्यूम्स टू बी हैंडल। जो वॉल्यूम कितना भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहा है, एंड द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल मूवमेंट एंड द लेवल ऑफ सर्विस टू बी ऑफर्ड टू दी कस्टमर। तो अलग अलग की बात कर रहा है भाई कितना क्वांटिटी चाहिए, किस तरीके से हमको मूवमेंट करना है, कितना फास्ट तरीके से करना है, सर्विस का लेवल क्या होगा, उसकी वो सारी बात मटेरियल हैंडलिंग में आएगी। एंड द स्टोरेज सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन, फ्लोर, क्यूबिक एंड द गिवन साइज ऑफ ए वेयर हाउस। तो ये तो हो गया भाई आपका मटेरियल हैंडलिंग का। दूसरा है स्टोरेज। स्टोरेज भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जगह होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। द मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम शुड सपोर्ट द स्टोरेज सिस्टम फॉर स्पीडी मूवमेंट, स्टोरेज एंड रिट्राइवल गुड्स इन आउट एंड वेयर हाउस। तो बोल रहा है ये भी जरूरी है कि जो आपका स्टोरेज सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि भैया गुड्स बने, आए, फिर तुरंत प्रोडक्शन हो, फिर उसके बाद गुड्स डिलीवर हो जाए, ऐसा होना चाहिए, फास्टेस्ट होना चाहिए, है ना, तभी कोई भी चीज का प्रोडक्शन होगा तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा हो पाएगा। उसके बाद है लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। पैकेजिंग भी जरूरी चीज है।
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लॉजिस्टिकल और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इज ए क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी ऑफ लॉजिकल सिस्टम। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंडस्ट्रियल जब पैकेजिंग होती है ना तो वो क्या है, क्रिटिकल एलिमेंट है, क्योंकि किस तरह से पैकेजिंग कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव है, अगर उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कितना इजी हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। बहुत सारी चीज रहती है भाई, कम पैकेजिंग करोगे फट जाओगे, डिस्टर्ब हो जाएगा, गुड्स खराब हो जाएगा, तो वो वाला चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कह रहा है इट डिफर फ्रॉम द प्रोडक्ट पैकेजिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। However, logistic packaging plays an important role in the damage protection case in material handling and storage space economy। ये वो पैकेजिंग नहीं है जो हम लोग प्रोडक्ट को पैकेज करके कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है लॉजिस्टिक को पैक करने के लिए। जैसे अगर आप देखते हो दूध वाला के लिए, तो दूध जो पहुंचाने वाला होता है ना, उसका छोटा छोटा डब्बा होता है प्लास्टिक का, उसके नीचे उसमें डाल के फिर वो हर एक 20-20 25-25 लीटर का बना के छोटा छोटा ऐसे करके आप देखे होगे, है ना, सुधा या फिर आपके घर साइड जो भी मिल्क चलता होगा उसकी बात में करूं तो वो आता है, फिर उसको पैक करके ऑटो में किस तरीके से पैकिंग करके आया जाता है, क्यों, क्योंकि सेफेस्ट तरीके से पहुंचाना होता है, तो वो पैकेजिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कह रहा था यूटिलाइजेशन ऑफ द लोड हैज मेजर बियरिंग ऑन लॉजिस्टिकल पैकेजिंग विद रिगार्ड टू द पैकेजिंग कॉस्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई पैकेजिंग जितना आपका सेफेस्ट होगा उतना कॉस्ट आपका इफेक्टिव रहेगा। कह रहा है इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, लॉजिस्टिक्स इज बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटी ऑफ इन्वेंट्री मूवमेंट अक्रॉस द सप्लाई चेन। कैसे, सुधा मिल्क की बात करूं तो पूरा का पूरा डब्बा ही आपको जो ऑटो वाला रहेगा वो सुधा वाला दिखेगा। अगर किसी मान लो कि कोई पैकेज मूवर्स वाला है तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट उस वैन पे होगा, तो वो इंफॉर्मेशन आपको करेगा, डिलीवर कर रहा है कि भाई देखो ये चीज इसके लिए है ना। सो हेंस एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल डिलीवरिंग अ सुपीरियर सर्विस to the customers। क्या है, using IT tools for information identification, access, storage, analysis, retrieval and decision support, which is a vital among the functions of logistics in help businesses firm to enhance their competitiveness। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंफॉर्मेशन भी उतना ही जरूरी है, किसके लिए सर, आपके फंक्शंस में। अब देखो यही चीज अब आ गई, थोड़ी सी वैल्यू चेन की बात करते हैं ना। ये देखो टिपिकल मोड ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा मोड करते हैं, तो दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक तो है प्राइमरी एक्टिविटीज, एक होता है सपोर्टिंग एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटी में इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है, ऑपरेशन होता है, मार्केटिंग सेल्स, है ना, वेयर हाउसिंग, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीजें होती है। और सपोर्टिंग में होता है प्रोक्यूरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। तो ये बात दिया गया, इसको आप देख लीजिएगा। अब आइए एक छोटा सा टॉपिक बच गया, वैल्यू चेन क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा कहेगा वैल्यू चेन रेफर्स टू द रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट एड्स वैल्यू एट एवरी सिंगल स्टेप इन डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग, डिलीवरिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो वैल्यू चेन का क्या मतलब हुआ कि वो सारा रेंज ऑफ एक्टिविटीज जिसके तहत एक प्रोडक्ट में उस सारी वैल्यूज ऐड की जाती है, चाहे वो डिजाइनिंग को लेकर हो, चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर हो, चाहे वो डिलीवर करने को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो। कह रहा है वैल्यू चेन एनालिसिस इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द एक्टिविटीज विद इन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटिंग टू इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या बोला कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, इवैल्यूएट करने के लिए एक्टिविटीज को आसपास आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा हो रहा है, क्या डिलीवर किया जाता है, क्या प्रोडक्ट आपकी डिलीवरी कर जा रही है, किस तरीके से आपकी वैल्यू लगाई जा रही है प्रोडक्ट को लेकर। कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड बाय मिकेल पोर्टर। मिकेल पोर्टर ने वैल्यू चेन डिलीवरी प्रोसेस की बात करी है इन 1985 हिज रेनाउंड बुक। इन हिज रेनाउंड बुक क्या नाम था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन हिज ओपिनियन टू मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वैल्यू चेन एनालिसिस। दो मेजर स्टेप है, एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज और एनालाइजिंग द वैल्यू एडेड इन ईच एक्टिविटी एंड रिलेटिंग टू इट्स फर्म कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो पहला क्या था, पहला बोल भैया आइडेंटिफाई कर लीजिए आप इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को, और जब जैसे ही एक्टिविटीज आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं हर एक्टिविटी में आप क्या करिए, वैल्यू ऐड कर दीजिए। बात समझ में आए? तो देखिए दो तरीके की एक्टिविटीज की इन्होंने बात करी है, एक बात करिए प्राइमरी एक्टिविटीज की, दूसरा सपोर्टिंग एक्टिविटीज का। उसका का चार्ट ऊपर आपको दिया गया था, तो जिसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज आ जाती हैं। और जो सपोर्ट एक्टिविटीज है उसमें आपके देख लो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आती है।
है ना जी। लीजिए, तो आपका हो गया मार्केटिंग खत्म। इससे ज्यादा मार्केटिंग मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर भी देखो यार, 1-2% नया पूछता ही है, क्योंकि वो चाहता है आपको हराए। पर आपका क्या पर्पस है कि भाई हम जेआरएफ जीत के लिए और एनटीए को हरा दे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए उसका टेंशन नहीं लेना है, इतना करके जाइए, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में नए सर के साथ, एचआरएम वाले, है ना। और मैं तो आपको अभी मैनेजमेंट ले रहा हूं, फिर फाइनेंस हम लोग शुरू करेंगे बहुत जल्दी, नहीं जी। चलिए शुरू करते हैं, मतलब चलिए चलते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।